कोई भी एग्जामिनर जो पेपर बनाता है सीबीएसई के अंदर, वो अगर इस चैप्टर से 3 से 4 नंबर का डेरिवेशन मतलब पेपर के अंदर डालना चाहता है तो उसकी नज़र दो ही टाइप के डेरिवेशन पे जाती है। एक डेरिवेशन जो गोजलो के एप्लीकेशन है 3, और दूसरा डेरिवेशन जो आज अपने करेंगे डाइपोल की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है, ऑन इट्स एक्सिस है एंड ऑन इट्स इक्वेटोरियल है। साथ में इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो समझेंगे, न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है वो समझेंगे, और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो भी समझेंगे। तो आज के वीडियो में अपने कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑन इट्स इक्वेटोरियल। तो अपने शुरुआत करते हैं। जब डाइपोल की बात की थी अपने, तो प्रीवियस वीडियो में डाइपोल के बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूँ, जिसमें इसकी एसआई यूनिट थी, इसकी डायरेक्शन थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज अपनी बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, और फर्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक वो है ऑन इट्स एक्सिस, यानी कोई किसी डाइपोल के एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे पास, आप इसको लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, सपोज करते हैं यहाँ पर -q चार्ज प्लेस है और एक 2a डिस्टेंस पर अपने चार्ज प्लेस जो है वो है अपने पास +q, यानी ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस डायपोल को मैंने सेपरेट कर दिया, और इसको थोड़ा और प्रॉपर वे में अगर आपको मैं करवाना चाहूँ तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। पूरा 2a है तो इसको स्मॉल को a लिख लेते हैं, ये इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं o, और इसको भी अपने a कंसीडर कर लेते हैं। जब आप बोर्ड में लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कंसीडर डायपोल ए बी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी। ठीक है, अ पॉइंट P इज सिचुएटेड ऑन इट्स एक्सिस, इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट है बेटा जो हमारे पास है P। एक्सिस पे चाहे इस डायरेक्शन में ले सकते हो चाहे उस डायरेक्शन में, अपने इस डायरेक्शन में यहाँ पे P कंसीडर कर लेते हैं। अपने को इस पर जो फील्ड है वो फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा उस पर वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब अपने पास सीधी सी बात है कि दो चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है और एक प्लस का चार्ज है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पर जाकर मर्ज होगा, और उस पॉइंट पर जो है उसका वेक्टर सम या अलजेब्रिक सम हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक ही पॉइंट पर है, एक ही इस एक्सिस पर है, तो अपने वेक्टर सम करेंगे। तो अब अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट लिख देता हूँ, वो अपने पास क्या आएगा बेटा, वो आ जाएगा ई ड्यू टू +q, यानी +q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट P पर, एंड प्लस में आ जाएगा E -q, यानी E नेट जो आएगा वो आएगा प्लस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर और माइनस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर, इन दोनों को अपने सम कर देंगे, अलजेब्रिक सम। तो अब अगर अपने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने बहुत बताया था कि E की जो वैल्यू होती है वो अपने पास होती है KQ/r², जहां पर r इसकी लेंथ है, इसकी डिस्टेंस है, उस पॉइंट से डिस्टेंस है जिसे अपने कंसीडर कर लेते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि इसके सेंटर से जो इसकी पोजीशन है उसको मैं स्मॉल r कंसीडर कर लेता हूं, सेंटर से उस पॉइंट P की। अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ E+q, अगर मैं E नेट फाइंड करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, E+q के लिए क्या आएगा K, Q की जगह आ जाएगा +q अपॉन r²। अब r की जगह ये r नहीं लगेगा, r लगेगा +q से कितनी डिस्टेंस है, यानी ये वाली डिस्टेंस। मैं इसको अलग कलर में कंसीडर करता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। ये वाली डिस्टेंस अपने फाइंड करेंगे। तो अगर ये सारी अपने पास डिस्टेंस r है, उसमें से अगर ये वाली a मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ, घटा देता हूँ, क्योंकि ये अपने पास 2a है तो उसमें से ये a है, वो a है, a घटा देता हूँ इस कंप्लीट r में से, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी bp। क्या आ जाएगी, bp आ जाएगी। देन मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ bp का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन होगी इससे, मतलब पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है, यानी P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी वो अपने पास इस डायरेक्शन में आएगी। देन यहाँ पे मैं या तो लिख सकता हूँ bp का कैक। डन, अगर इसको मैं कंसीडर कर देता हूँ, आगे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास हो गया k q अपॉन, यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ r
माइनस ए का स्क्वायर और डायरेक्शन हो जाएगी बी पी कैप। इज दैट क्लियर? उसके बाद में सेकंड वाला जो अपने पास है, ये तो अपने पास ई प्लस क्यू की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, ये ई नेट नहीं है, ई प्लस क्यू है। अब अगर ई माइनस क्यू कंसीडर करना चाहता हूँ, फाइंड करना चाहता हूँ, तो मेरे पास वही आएगा के क्यू की जगह आपकी बार आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन, अब इस पॉइंट से अपने को फाइंड करनी पड़ेगी डिस्टेंस, माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस आर के अंदर ये वाला ए ऐड कर देता हूं, तो मुझे मेरे पास क्या आ जाएगा, आर प्लस ए आ जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूं आर प्लस ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि अगर आप डायरेक्शन लेके चल रहे हो, अगर आप डायरेक्शन साथ में लेके चल रहे हो, जैसे मैं इसमें बीपी लेके चल रहा हूं, तो उस वक्त आपको माइनस क्यू कंसीडर नहीं करना है, तब वहां पे मैग्नीट्यूड ही आएगा। अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर ऑलरेडी डायरेक्शन है, यानी आप यहाँ पे सीधा प्लस क्यू लिखते हो तो इसके साथ डायरेक्शन आप डिफाइन कर सकते हो। तो डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होती है, यानी पॉइंट पी से इसके लिए डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, जस्ट ऑपोजिट, यानी डायरेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, पी एंड ए कैप, ये डायरेक्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि कुल मिला के इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा इसी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में जा रहा है। और समझने वाली बात है कि जितना आर छोटा होगा, जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा, उतना वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब ई प्लस क्यू की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, ई प्लस क्यू की वैल्यू ज्यादा है एंड ई माइनस क्यू की वैल्यू ज्यादा है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि इनका वेक्टर सम कर दो। देन हमारे पास यहीं पर अगर मैं ई नेट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ई नेट इक्वल टू, यानी इसमें से वो माइनस कर देते हैं बस, चाहे आप डायरेक्शन के हिसाब से देख लो चाहे सीधा। देन मेरे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा के कैपिटल क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, ये तो ई प्लस क्यू की वैल्यू है। माइनस अब क्या हो जाएगा, माइनस क्यों कंसीडर किया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है और बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं। तो मेरे पास बन जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब इसको अपने आगे करते हैं, इसी को मैं थोड़ा आगे करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूं। तो अब अगर ई नेट मैं अगर फाइंड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास आ जाएगा के एंड क्यू, दोनों तो कॉमन आ रहे हैं, यहाँ से के क्यू बाहर गया तो बच जाएगा 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। अब हल्की फुल्की मैथमेटिक्स को यूज करेंगे अपने, तो इस कंसेप्ट को, इस मतलब स्टेप को आगे यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो अगर मैं आगे लेके चलता हूँ तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ई नेट जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, ई नेट एट पॉइंट पी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा के क्यू, तो मैंने कॉमन लिया था, इन दोनों का मैं ले लेता हूँ एलसीएम। अब एलसीएम लेते हो तो आप एक स्टेप सीधा खा भी सकते हो, देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी है, इसका भी स्क्वायर है उसका भी स्क्वायर है, तो आप सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, या इसको एक स्टेप और लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो आर माइनस ए का स्क्वायर मल्टी आर प्लस ए का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये इसका एलसीएम आएगा। अब जब इसमें इसका डिवाइड करूंगा तो आर माइनस ए स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला ऊपर चला जाएगा। देन मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, आर प्लस ए का स्क्वायर एंड माइनस, अब की बार प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब इसी स्टेप को आगे करता हूं तो मेरे पास के क्यू आ जाएगा। अब ऊपर अगर मैं होल स्क्वायर खोलता हूं, एक स्टेप नीचे ले आता है क्योंकि स्टेप थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसको मैं अगर ऊपर ले जाता हूं यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा अपने पास, तो अपने पास ई नेट जो है वो आ जाएगा ई नेट इक्वल टू के क्यू। अब यहाँ पे वहां पे कैपिटल क्यू था, स्मॉल क्यू था, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो बाय मिस्टेक लिखा जाता है। अब मेरे पास अगर इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया माइनस। अब यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी, माइनस जब तक आप माइनस को मतलब ओपन नहीं कर लेते हो तब तक ब्रैकेट रखना है, तो ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है। तो इसमें लिखेंगे आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर एंड माइनस 2 आर। इज दैट क्लियर? और अपॉन में ये तो सारा ऊपर वाला हो गया,
अपॉन में अब ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला भी फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? उसके बाद में अब अगर इस माइनस को अंदर लेके जाता हूँ, तो मैं यही से एक स्टेप आपको समझाना चाहता हूँ। इस माइनस को अंदर लेके जाऊँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। जब ये माइनस होगा तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास बच गया 2ar प्लस का और 2ar ये प्लस का बच गया, तो ऊपर ये बच गया। तो मेरे पास ई नेट क्या बच गया बेटा? ई नेट जो है वो मेरे पास आ गया के क्यू मल्टी 2ar एंड 2ar हो गया 4ar अपॉन में ये बन गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब एक सिंपल सी एक अपने यहां पर कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या लगाते हैं? मान लेते हैं कि डायपोल बहुत छोटा है। कहां पर है? ये लो, मान लेते हैं कि डायपोल बहुत छोटा है। जब डायपोल बहुत छोटा होगा तो इसकी लेंथ भी बहुत छोटी होगी, और मान लेते हैं पी पॉइंट जो वो काफी डिस्टेंस पर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो अपने एज कंपेयर टू जो पी की डिस्टेंस है उसके कंपेयर में ए जो है उसको निग्लिजिबल मान लेते हैं। यानी यहीं पर मैं एक कंडीशन लगा सकता हूं कि यहां पे क्या लिख सकता हूं बेटा कि इफ आर इज मच ग्रेटर देन ए, यानी आर मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, वो ए के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ए को आप लगभग जीरो ले सकते हो, लेकिन जीरो लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि ए को जीरो यहाँ पे नहीं लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है, क्योंकि ऊपर लिखोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो ये सारा मैटर अपने पास जीरो हो जाएगा। तो ऊपर नहीं लिखना है, सिर्फ जो अपने पास डिनोमिनेटर के अंदर उसके अंदर जीरो अप्लाई करेंगे। देन ई नेट मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? ई नेट मेरे पास आ जाएगा के क्यू इंटू 4ar अपॉन में, ये तो जीरो हो गया, आर की पावर 4 आ गई। इज दैट क्लियर? आर की पावर 4। अब आर की पावर 4 ये एक आर ऊपर से कट जाएगा, देन मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास बन जाएगा के क्यू 4a अपॉन आर का क्यूब। अब यहाँ पे एक और कंडीशन अपने लगा सकते हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि डायपोल मोमेंट नाम की एक चीज होती है जो अपनी होती है 2a क्यूब। तो अगर इस 4 को मैं 2 × 2 लिख देता हूं तो एक 2 एक a और एक q ये मिलकर p बन जाएगा। तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा? 2 और k बच जाएगा। तो मेरे पास ई नेट क्या आ जाएगा बेटा? ई नेट जो है वो अपने पास आ जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। इज दैट क्लियर? अब यहां पे समझने वाली बात ये समझ में आ गया, 2kp अपॉन आर क्यूब आएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट एक चीज देखते हैं। सीधी सी बात है कि इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉम्बिनेशन आया, एक सम आया, तो इसका मतलब नेट भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी भी कोई डायरेक्शन होगी। तो इस कंडीशन में आपको डायरेक्शन याद रखनी है। कैसे याद रखनी? समझनी है इस चीज को। अगर समझ जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? जैसे इसमें देखो बेटा, इस डायपोल में आ जाओ, यहां पर इसमें देखो, अब पॉजिटिव चार्ज इसके पास में है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज इससे दूर है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज का फील्ड कम है। इसका मतलब ज्यादा फील्ड में से कम फील्ड बैठा हुआ, तो कुल मिला के मेरे पास पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ही बचेगा। तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड की डायरेक्शन हमें क्या पता है? इस डायरेक्शन के अंदर। किस डायरेक्शन के? यानी बीपी की डायरेक्शन के अंदर। किस डायरेक्शन में? बीपी के डायरेक्शन के अंदर, या इस सेंटर से अगर ये डायरेक्शन आर पोजीशन कंसीडर कर रहे हो उसकी, तो आप इसकी डायरेक्शन आर कैप भी ले सकते हो। ये ध्यान रखने वाली बात। तो अब मैं इसकी जगह अगर मैं इसके अंदर डायरेक्शन कंसीडर कर देता हूं, लिख देता हूं, तो मैं या तो लिख सकता हूं 2kp अपॉन आर क्यूब और बीपी कैप, या इसको लिख सकता हूं 2kp अपॉन आर क्यूब एंड आर कैप। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे एक और समझने वाली बात क्या है कि कई बच्चे क्या करेंगे, इस पॉइंट को उल्टा ले लेंगे। उल्टा का मतलब इसी डायपोल को उल्टा प्लेस कर देंगे ऐसे। तो अगर इसको ऐसे प्लेस कर दोगे तो नेगेटिव चार्ज उधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। अब इस केस में क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज का फील्ड ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कम होगा। तो इसका मतलब ओवरऑल ये जो अपने पास फाइनल रिजल्ट आया है
ये वाला जो अपने पास फाइनल रिजल्ट आया उस केस के अंदर माइनस आएगा, क्योंकि माइनस का फील्ड माइनस में आएगा, माइनस के फील्ड को अपने नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में ये माइनस आ जाएगा। तो आपको उलझना नहीं है, बस डायपोल को प्लेस करते वक्त ये ध्यान रखना भी आप पॉजिटिव की साइड में इसको कंसीडर कर लो, ताकि गलत मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते। हालांकि मिस्टेक तो वो भी नहीं होगी, मिस्टेक तो वो भी नहीं है, पर बच्चे बाद में एग्जाम में उलझ जाते हैं भी आना तो पॉजिटिव चाहिए था, डेरिवेशन में पॉजिटिव था, मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, ऐसा क्यों। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद में एक चीज यहां से आपको नोट करनी है, दिस इज क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एक्सिस। यहाँ पे नोट करने वाली बात, अगर अपने पॉइंट चार्ज के लिए कंसीडर किया था, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था प्रीवियस वीडियो में, तो वो आया था बेटा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर आया था, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया था। लेकिन डायपोल के केस के अंदर आर स्क्वायर नहीं आ रहा, डायपोल के केस के अंदर आर क्यूब आ रहा है, यानी इन केस ऑफ डायपोल, यहाँ पे लिख देता हूँ डायपोल, तो वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंपॉर्टेंट फैक्टर कैसे है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐसे है कि अगर आर को आप इंक्रीज कर देते हो, है ना, आर को अगर आप इंक्रीज कर देते हो तो उसके डायपोल फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 3 मतलब अगर मैं आर को 2 टाइम्स कर देता हूं तो फील्ड कितना हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा E, डायपोल जो अपने पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन आर की जगह आएगा 2r का क्यूब, यानी हो जाएगा 8 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया कि अगर पहले में मेरे पास E आ रहा था तो अब की बार जो आएगा वो E/8 आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे एक नई टर्म आ जाएगी 8 वाली, बाकी तो सेम है, सेम का सेम रहेगा, लेकिन नई टर्म आ जाएगी 8। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं इसी का, अगर नेक्स्ट देखते हैं तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल, x इज ग्रेटर देन 0 या फिर x इज ग्रेटर देन a, वो दोनों सेम ही चीज है, वो बात वही है, बस हम r की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो दूसरा केस अपने पास है कि अगर ये पॉइंट इसके इक्वेटोरियल पर होता तो क्या होता है। अब इक्वेटोरियल क्या होता है बेटा, इक्वेटोरियल होता है कि मान लेते मेरे पास ये डायपोल था यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। आप चाहो तो उल्टा भी कंसीडर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायपोल को उल्टा रख देंगे बस। और एक पॉइंट है जो इसको ऐसे परपेंडिकुलर एक प्लेन जो है वो कट करेगा इसके सेंटर से, इसको अपने इक्वेटोरियल बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। इस पर वो पॉइंट P सिचुएटेड है, पॉइंट P है, आपको इसके ऊपर फील्ड फाइंड करना है। अब जब इसके ऊपर फील्ड फाइंड करेंगे तो वही बात है कि इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस को मैं कंसीडर कर लेता हूं r, सेंटर से इसकी डिस्टेंस को क्या कंसीडर कर लिया बेटा, अपने पास r कंसीडर कर लिया। अब हमारे पास क्या है, उस पॉइंट P पर फील्ड फाइंड करना है। तो फील्ड फाइंड करने के लिए पहले तो अपने को डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। डायरेक्शन कैसे फाइंड होगी, मान लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज से चारों साइड में क्या होगी, डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। तो अगर इस पॉइंट P के लिए मैं कंसीडर करता हूँ तो मेरे पास डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी बेटा, मेरे पास डायरेक्शन होगी ये वाली, डन। और अगर ये एंगल थीटा है इस डायपोल के साथ, तो यहां पर भी जो एंगल है ये वाला, ये भी थीटा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन में अगर ये एंगल थीटा तो वो भी थीटा रहता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल में, यानी दो पैरेलल लाइन ऐसे हैं, इसको एक लाइन ऐसे कट कर रही है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, 7th 8th में आपने पढ़ा हुआ। तो अब हमारे पास ये थीटा तो वो भी थीटा हो जाएगा। दूसरी केस में और देखते हैं, अगर ये इक्वेटोरियल पर है, और दूसरा एक और केस देखते हैं पहले। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगी फील्ड की डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड की डायरेक्शन है वो हो जाएगी इनवर्ड। क्या होगी, इनवर्ड, यानी इस पॉइंट P से इस डायरेक्शन, यानी यहां पर अगर मैं डायरेक्शन चेक करना चाहता हूँ नेगेटिव चार्ज के लिए तो ये डायरेक्शन आएगी इनवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। अब वहां पे भी समझने वाली बात है कि अगर ये एंगल थीटा है और अगर ये इसके इक्वेटोरियल पर है तो सीधी सी बात है कि आइसोसेलेस बनेगा, यानी इसकी ये वाली साइड और वो वाली साइड इक्वल रहेगी। और अगर ये वाली साइड और वो वाली साइड इक्वल है तो ये एंगल और वो एंगल भी थीटा रहेगा। अगर ये थीटा है तो वो भी थीटा रहेगा, क्योंकि आइसोसेलेस में क्या होता है, दोनों साइड्स इक्वल होती है, दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं।
देन इफ ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, और ये थीटा तो यहाँ पर z बन रहा है अपने पास, ये अल्टरनेट एंगल बन गया बेटा, है ना, उल्टा z, तो ये थीटा तो ये अपने पास थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इस पॉइंट P पर दो डायरेक्शन होगी, एक तो इसी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में आ गया, एक इस डायरेक्शन में आ गया, और अपने पहले पढ़ चुके हैं कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसका मतलब यहाँ पर कुल मिला के एक डायरेक्शन होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? अब अपने को इसके करने पड़ेंगे वेक्टर्स, कंपोनेंट, सॉरी वेक्टर नहीं कंपोनेंट। अब इस ई का जो है वो जो है दो कंपोनेंट हो जाएंगे, यानी मैं इसको लिख रहा हूं ई प्लस क्यू और इसको मैं लिख रहा हूं ई माइनस क्यू। अब इस ई प्लस क्यू के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल वाला जो थीटा के साथ होता है वो हॉरिजॉन्टल होगा, यानी ये वाला एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, मैं इसको अलग कलर से कंसीडर करता हूँ और ऐसा कलर हो जो क्लियरली आपको विजुअल हो। तो ये तो अपने पास बन जाएगा बेटा ई प्लस क्यू कोस थीटा, और एक परपेंडिकुलर रहेगा ये वाला जो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ई प्लस क्यू साइन थीटा। ऐसे ही अगर इस ई माइनस क्यू के वेक्टर कंपोनेंट करते हैं तो एक तो थीटा के साथ वाला हॉरिजॉन्टल रहेगा और दूसरे वाला अपने पास परपेंडिकुलर रहेगा, तो यानी इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसका वो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा ई माइनस क्यू कोस थीटा, डन। और एक कंपोनेंट ये वाला आ जाएगा जो अपने पास आ जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब यहाँ पे डायरेक्शन, अब कुल मिला के क्या हुआ ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, ई प्लस क्यू कोस थीटा और ई माइनस क्यू कोस थीटा। अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर दिखाता हूँ आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर इसको थोड़ा सा क्लियर देखते हैं, अब यहाँ पे देखो ये वाला हो जा भाई जूम आउट, ये देखो, ये देखो, तो इस ई के दो कंपोनेंट हुए, एक तो हॉरिजॉन्टल वाला एक वर्टिकल वाला, इस ई के भी दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक वर्टिकल वाला। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो बहुत कमाल की चीज है, वो समझ में आ गई तो समझो आपको ये डेरिवेशन ही समझ में आ गया, फिर आपको इस डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब अगर मैं ई प्लस क्यू की वैल्यू, वहां पर ई प्लस क्यू की वैल्यू निकालू तो मेरे पास क्या आएगा के क्यू अपॉन, देखो ई क्या था, ई अपने पास था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डन। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज ऑफ पॉइंट पी, डन। तो हमारे पास ई प्लस क्यू क्या आ जाएगा बेटा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की जगह ये आर नहीं आएगा, डिस्टेंस आएगी चार्ज से, ये वाली डिस्टेंस। अब जब ये वाली डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करनी है तो अगर ये आर है, ये अपने पहले देख चुके हैं, ये ए लेंथ है, ये वाली भी अपने पास ए है ना, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ डाइपोल। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर देखते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, तो ये अपने पास आएगा हाइपोटेनियस, ये चाहिए अपने को, ये डिस्टेंस चाहिए, तो मेरे पास हाइपोटेनियस सीधा लगा देता हूँ शॉर्टकट, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी सीधा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं ये लिखना चाहूँ इसको ए बी से कंसीडर कर लेता हूँ, तो एपी मेरे पास क्या आएगा बेटा, एपी का स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एपी क्या आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डन। तो ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर e माइनस क्यू फाइंड करना चाहूँ तो उस केस में भी क्या होगा, अब की बार ये डिस्टेंस लगी और डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी क्योंकि इस केस में भी a ही है r ही है, तो ये हाइपोटेन्यूस ही है, देन ये मेरे पास ये भी क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब e प्लस क्यू और e माइनस क्यू सेम है। अगर e प्लस क्यू और e माइनस क्यू किसके अंदर सेम है, मैग्नीट्यूड के अंदर, न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर सेम है, तो सीधी सी बात है कि e प्लस क्यू साइन थीटा एंड e माइनस क्यू साइन थीटा भी सेम होंगे। क्यों? क्योंकि साइन साइन दोनों में है, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों सेम है, और दोनों अभी देखो e प्लस क्यू इस डायरेक्शन में है, e माइनस क्यू इस डायरेक्शन में है, इन दोनों की मैग्नीट्यूड में वैल्यू तो सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हो आप चाहो तो, यहाँ पे लिख सकते हो e
प्लस क्यू साइन थीटा, या सीधा इजी लिख देता हूँ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट ईच अदर, कैंसल आउट ईच अदर, यानी वर्टिकल वाला तो लफड़ा खत्म। तो अब अपने पास नेट फील्ड क्या आएगा, नेट फील्ड आएगा सर इसको और इसको ऐड कर दो बस, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। और अभी अपने क्या देखा था, अपने देखा था E प्लस क्यू और E माइनस क्यू सेम है, तो अपने पास यहीं पे लिख सकता हूँ E प्लस क्यू इक्वल टू E माइनस क्यू, और इसको ही मान लेता हूँ मैं E कैपिटल E। और अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बन गया बेटा, ये मेरे पास बन गया E कोस थीटा, E कोस थीटा, इसको मैं E कंसीडर कर रहा हूँ, तो E कोस थीटा और E कोस थीटा दोनों ऐड कर देंगे, बस इतना सा काम है, इजी सा डेरिवेशन है। उसके बाद में तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया बेटा E कोस थीटा प्लस में E कोस थीटा, और ये मेरे पास क्या आया E नेट आ गया। तो E नेट मेरे पास क्या आ जाएगा, E नेट इक्वल टू 2E कोस थीटा, और अब अपनी वैल्यू रख देते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2, और दूसरा कोस थीटा की अगर इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू अपने इस इमेज से निकालते हैं, कहाँ गई कोस थीटा की वैल्यू आएगी अपने पास यहां से, इसमें नहीं है, आगे वाली स्लाइड में है, यहां से। तो कोस क्या आ जाएगा, कोस थीटा आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपने पास क्या आ जाएगा ए, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, वही अंडर रूट ये वाली कोस थीटा की जो वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मैं वहां पे पुट कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पे पुट कर देता हूँ कोस थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, ये वाली वैल्यू तो उससे आएगी कोस थीटा से, तो ये आ जाएगी ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो है, अगर मैं नेक्स्ट लिखना चाहूँ तो आएगा मेरे पास ई नेट इक्वल टू 2k/qa, और ये तो अपने पास है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, और ये है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो अगर पावर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ए की पावर m मल्टी ए की पावर n जो होगा वो ए की पावर m प्लस n हो जाएगा, यानी r प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 प्लस में 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k/qa अपॉन में अंडर रूट, सीधा लिख देता हूँ, अंडर रूट तो आएगा नहीं, अभी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब वही अपने कंडीशन लगाते सिमिलर पहले जो लगाई थी, कौन सी, इफ r इज मच ग्रेटर देन a, उस केस में जो डिनोमिनेटर के अंदर a है वो अप्रोक्स 0 लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e नेट जो है वो अपने पास आ जाएगा 2k/qa अपॉन में, ये बन गया, ये 0 हो गया तो r स्क्वायर की पावर 3/2। अब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावरों का मल्टीप्लाई होता है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास क्या बन गया 2k/qa अपॉन में r की क्यूब, और ये पहले अपने देख चुके हैं, ये डायपोल मोमेंट होता है, p क्या होता है 2k या 2aq, p क्या होता है बेटा, ये अपने पास ये होता है 2aq, तो यहाँ पे मैं p लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा kp अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पे भी kp अपॉन आर क्यूब आया, जो पहले था मतलब एक्सिस वाला था, जो एक्सिस वाला था वो आया था 2kp अपॉन आर क्यूब, और ये जो है kp अपॉन आर क्यूब है, यानी अगर सेम डिस्टेंस पर एक्सिस पे होगा तो उस पर 2kp अपॉन आर क्यूब आएगा, और सेम ही डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पर होगा तो kp अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। तो अभी अपने क्या देखा, एक्सिस पे जो अपने पास आया था वो 2kp अपॉन आर क्यूब आया था, और इक्वेटोरियल kp अपॉन आर क्यूब आया ना। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रूव दैट ई एक्सिस जो है सेम डिस्टेंस पर, ध्यान रखने वाली बात डिस्टेंस सेम है, अगर इफ आर इज सेम देन ई एक्सिस जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल आएगा,
ऐसे ही आप ये मान सकते हो कि इन दोनों का रेशियो भी फाइंड करना आ सकता है। वी प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड at same distance on of point P on axis and on its equatorial is in ratio 2:1, ऐसा न्यूमेरिकल बन सकता है। या फिर बहुत एक अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है थोड़ा सा, इक्वेटोरियल प्रूव दैट E is inversely proportional to R cube for any dipole, तो ये न्यूमेरिकल भी अपने पास बन सकता है। अब दोबारा थोड़ा सा मैं आपको करवाता हूँ, जितना आपने पढ़ा है आपने क्या किया बेटा वो देखते हैं। आपने किया सर डाइपोल यहाँ पर, है ना, इसका चाहे तो आप एसएस ले लेना बाद में, चल जा भाई। ये पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, ये वाला डेरिवेशन है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद में अगर यहाँ पे आ जाता हूँ, ये अपने पास ये आया था और ये ऐसा न्यूमेरिकल बन सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर अपने ऑन इट्स एक्सिस किया था, कहाँ गया ये लो, ऑन इट्स एक्सिस। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा बस कंपोनेंट्स को, कंपोनेंट समझाओगे तो आप इजीली कर लोगे। और बात वही है कि अगर इस डायपोल को उल्टा रख देंगे तो क्या होगा, अब की बार अगर इस डायपोल को प्लस उधर होगा माइनस इधर होगा तो डायरेक्शन इस साइड में आएगी। कैसे, इसको मेंटली समझो बेटा। अभी अपने यहाँ पे प्लस चार्ज प्लेस किया हुआ है ना, प्लस क्यू, और यहाँ पे माइनस क्यू प्लेस किया हुआ है। तो अब अगर यहाँ पर कोई पॉइंट पी है तो उस पर फील्ड कैसे आना चाहिए, देखो ऐसे आएगा, यानी इस पॉइंट पर फील्ड क्या आएगा, कुल मिलाकर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यही तो अपने किया है, सारे कंपोनेंट्स जो है वर्टिकल वाले कैंसिल आउट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो जाएंगे। तो ये अपने पास है, इसका भी आप एसएस लेना चाहते हो तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ साइज के अंदर। ये लो, पहले ये एसएस ले लो आप, और चल जा भाई, एक तो ये रूट जाता है थोड़ा, मानता कम है। ये लो, ये इसका एसएस हो गया। इसके बाद में तो हल्की फुल्की मैथमेटिक्स है, बाकी सीधी सी बात है कि आप एक दो बार करते हो तो इजी हो जाता है आपके लिए। ये लो, ये आ गया, और उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड है शायद, क्या ये आ गया और ये आ गया। तो ये था आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, हर चीज़ जो मैंने समझाई वो समझ में आ गई होगी। ऐसे ही और वीडियो आपके पास कंप्लीट फिजिक्स के आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में नया चैनल है इसलिए हाई पॉइंट भेजकर कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करके चैनल को सपोर्ट करने में सपोर्ट करें, हमारी मदद करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।